दोस्तों आदाब, मैं मोहम्मद गुफरान आफरीदी इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स के लिए आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के राष्ट्रीय चेयरमैन मौलाना आमिर रशीदी साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप मुख्तलिफ़ तंजीमों से वाबस्ता रहे और मुसलमानों की एक बहुत बड़ी आवाज़ हैं। सर, आपका इस्तकबाल व खैर मकदम है। शुक्रिया। सर, मौजूदा हालात के तहत आप किस तरह से देखते हैं मुसलमानों का वजूद, मुसलमानों का सियासी वक़ार, उसको आप किस तरह से देखेंगे? इस मुल्क में मुसलमानों का वजूद न कभी ख़तरे में था और न कभी ख़तरे में हो सकता है। जहाँ तक मौजूदा दौर में कुछ जो चीज़ें मंज़र-ए-आम पे आ रही हैं, ये हमें और ज़्यादा क़ुव्वत अता कर रहा है। हमारे अंदर और रेज़िस्टेंस का ताकत से हम उभर रहे हैं कि जब जिस चीज़ की मुखालफत होती है वो और ज़्यादा कामयाबी की तरफ जाती है। मेरा अपना मानना यह है कि मुसलमानों को इस मुल्क में अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए सिर्फ़ एक काम करना चाहिए, कुरान पाक का वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कि तुम ही सरबुलंद होगे अगर तुम मोमिन होगे। तो हमें अपना मुहासबा करना चाहिए, क्या हम ईमान वाले बाकी हैं या नहीं। हमें अल्लाह ताला ने दुनिया में एक नजात दहिंदा की हैसियत से भेजा था, तो हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम जालिम और मज़लूम की लड़ाई लड़ें। मज़लूम का कोई मज़हब नहीं होता, उसकी कोई ज़ात नहीं होती, उसको कोई बिरादरी नहीं होती। तो मुसलमानों को चाहिए कि मज़लूम की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। जहाँ तक सियासी वजूद का मसला है, तो तकरीबन हमने अभी 69वीं यौम आज़ादी मनाई है। मेरा अपना मानना है कि इस मुल्क में जिस सेकुलरिज़म की हम बात करते हैं, तो हमारा संविधान, हमारा दस्तूर, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो सेकुलर है, लेकिन ज़ाहिरी तौर पे सेकुलरिज़म आज़ादी के बाद से कभी दिखा नहीं। मेरा अपना मानना ये है कि सेकुलरिज़म के जो लोग बात करते हैं, वो मैं नेहरू जी के ज़माने से में भी नहीं देख पा रहा हूँ कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को रामपुर से लड़ना पड़ता है। मैं सेकुलरिज़म का हामी अगर नेहरू जी को उस वक्त मानता, या उस वक्त इंदिरा जी को, या उसके बाद के लोगों को, या मुलायम सिंह यादव को, या मायावती जी को, या लालू प्रसाद यादव को, कि अगर वो हिंदू अक्सरियत इलाके, हिंदू बहुल इलाके से किसी मुसलमान को जिता करके, यादव बहुल इलाके से, ब्राह्मण बहुल इलाके से अगर जिता करके भेज दे, तो मैं ये समझता कि ये सेकुलरिज़म के हामी है और सेकुलरिज़म कहीं दिख रहा है। ये जो पॉलिटिकल पार्टियां जहाँ से मुसलमान जीतता है, उसमें उन पॉलिटिकल पार्टियों का नाम तो है, लेकिन वहाँ सिर्फ वो मुसलमान के वोटों से जीत के जा रहा है, या अपनी ज़ाती उसकी वहाँ पर कोई हैसियत है, उसका अपना किरदार है, अपना अखलाक है उस इलाके को में, जो दूसरे लोगों का वोट अपने साथ ला रहा है। पार्टी के जो जिस बेस की पार्टी है, आज तो यहाँ बिरादरियों की पार्टी हो गई है, उस बेस की पार्टी का वोट बहुत कम उनके साथ जुड़ता है। तो मैं जो देख रहा हूँ कि मुसलमानों को चाहिए ये कि इस मुल्क में सारे लोगों ने कोशिश कर ली। इस मुल्क को संवैधानिक तौर पे, दस्तूरी तौर पे 3 हिस्सों में तकसीम किया गया, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, SC ST। इन तमाम SC ST के लोगों ने भी और फॉरवर्ड लोगों ने भी और बैकवर्ड लोगों ने भी हुकूमतें की, लेकिन मैं समझता हूँ जो एक वेलफेयर स्टेट की जो एक सोच इस मुल्क की थी और है यहाँ के आवाम की, उसको कोई भी पूरा नहीं कर पाया। ऐसे मुसलमानों को चाहिए जो उनको मज़लूमों की लड़ाई
के साथ खड़े होने के लिए अल्लाह ताला ने दुनिया में उन्हें एक तरह से भेजा है कि जहाँ भी जुल्म हो वो खड़े हों। तो मैं समझता हूँ कि सियासी तौर पे मुसलमानों को चाहिए कि अपनी ताकत को खुद मुत्तहिद हो करके जो मज़लूम हैं उनको अपने साथ, जो दबे कुचले लोग हैं जिन्हें आज तक अदल इंसाफ जिनके साथ नहीं हो पाए, उनको साथ ले करके एक तीसरा विकल्प के तौर पर हिंदुस्तान में उभरें। और मैं समझता हूँ कि मुसलमान अगर होगा, मोमिन अगर होगा, तो किसी के साथ हक तलफी नहीं कर सकता, किसी के साथ गलत नहीं कर सकता, अदल इंसाफ को कायम करेगा। अच्छा, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाते हैं, वहाँ पर मुसलमानों के क्या हालात पाते हैं? मुसलमानों का जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि वो तालीम के मैदान में बिल्कुल पिछड़े हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वो सियासी एतबार से, यानी सियासत भी कुछ छोड़ दें, यानी सिर्फ तालीम हासिल करें। क्या आप ये बात मानते हैं? देखिए, जो लोग ये बात कहते हैं मैं समझता हूँ कि उनकी अक्ल पे रोना चाहिए। अगर तालीम से सारे मसाइल हल हो जाते तो आज़म खान जेल में ना होते। उन्होंने तो पूरी यूनिवर्सिटी बना दी। हमारे डॉक्टर, हमारे इंजीनियर, हमारा IAS IPS जो क्वालिफाई करके जाते हैं इंटरव्यू में छाड़ दिए जाते हैं। तो जब तक आप पावर गेन नहीं करेंगे, पावर में आपकी हिस्सेदारी नहीं होगी, आपके इदारे बंद कर दिए जाएंगे। आपके मदरसे हो, मस्जिद हो, आपके कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, सारी चीज़ों का वजूद ख़तरे में होगा जब तक कि आप पावर में नहीं होंगे। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि सारे लोगों को पहले पावर किस तरह हम हासिल करेंगे, सियासत हुकूमत में हिस्सेदारी कैसे हमारी होगी। दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के MLA बन जाने से ये हासिल नहीं होगा। जिस तरह दूसरी पॉलिटिकल पार्टियाँ 1-2% के पॉलिटिकल बिरादरी की पार्टियों को भी अपने साथ गठबंधन में रखती हैं अपने साथ, लेकिन मुसलमानों की पार्टियों को, मुस्लिम बेस पार्टियों को अपने साथ नहीं रखती हैं। वो उन्हें ग़ुलाम बना के रखना चाहती हैं। तो मैं समझता हूँ कि उन पार्टियों के ख़िलाफ़ मुसलमानों को मुत्तहिद हो करके ये बात खुल के कहना चाहिए कि अगर तुम हमारी पार्टियों को अपने साथ नहीं ले हुए तो हम तुम्हें वोट नहीं देंगे। करंट सिनेरियो में कौन सी ऐसी जमात है जो मुसलमानों के मफाद की, मुसलमानों को सियासी वजूद की बात करती है? आप किसको देखते हैं? क्योंकि आपका एक बहुत लंबा अरसा है हज़रत, तो आप किसको देखेंगे? कोई नहीं है, कोई भी नहीं जो मुसलमानों की बात करे। आप देखेंगे जो लोग मुसलमानों के वोट के दावेदार हैं, वो लोग कहीं पर हमारे मसाइल पे, सबसे बड़ा दंगा उत्तर प्रदेश में किसकी हुकूमत में हुआ? पिछली बात छोड़ दें, अभी मैं 10-12 साल की बात कर रहा हूँ। समाजवादी पार्टी में हुआ, मायावती के दौर में हुआ, सब में हुआ। सबसे बड़ा दंगा सिर्फ समाजवादी पार्टी के दौर में हुआ, जो मुसलमानों के सबसे बड़े दावेदार हैं। तो मुसलमानों के मसाइल पे हमारे लोगों को जेल में डाल दिया था, कोई आदमी नहीं जाता। लेकिन आगरा में एक दलित समाज के MP के साथ मामला होता, करनी सेना का, उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन हमारे मामलात में वो नहीं पहुँचता। इसलिए उसको ख़तरा ये होता है कि मुसलमान तो हमारे ग़ुलाम हैं, जाएंगे कहाँ। अब तो बाकायदा पॉलिटिकल पार्टियां बुला करके ये कहती हैं कि तुम हमें वोट दो, तुम हमारे इर्द गिर्द दिखना मत। तो मैं ये समझता हूँ कि स्टेज तो छोड़िए, वो साथ में कहीं दिखना नहीं चाहते हैं, इसलिए कि उन्हें ये डर होता है कि हमारा दूसरा वोट गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि मुसलमानों को चाहिए कि वो अपनी ताकत को मुत्तहिद करें और वो तय कर लें कि अगर हमारे क़यादत को आप हिस्सेदारी नहीं दोगे तो हम आपके साथ नहीं होंगे। और जहाँ जहाँ पर हैं वहाँ पर चाहिए कि फिर अपने लोगों को इकट्ठा करके और अपनी पार्टी के लोगों को जिता करके वहाँ भेजें, ताकि वहाँ जाकर ये लोग भी वहाँ पर पावर गेन कर सकें। कभी कभी ऐसा होता है कि 10 लोगों की वजह से सरकारें बनती हैं। उत्तर प्रदेश में 138 सीटें ऐसी हैं कि अगर मुसलमान मुत्तहिद हो जाए तो वहाँ किसी की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। हम 24% है, 6% यादव सरकार बना रहे हैं, 11% मायावती सरकार बना चुकी और दूसरे लोग बना रहे हैं। तो हमें चाहिए, हमें किसी को हराने के लिए किसी को जिताने वाली पॉलिसी को ख़त्म करना चाहिए। हमें जीतने और अपने पावर गेन करने की पॉलिसी अख्तियार करनी चाहिए। यह इसी में मुसलमानों की भलाई है और उनका वजूद इसी में बाकी रहेगा। शुक्रिया बहुत बहुत।
ये थे राष्ट्रीय उलमा कौंसिल के राष्ट्रीय चेयरमैन राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना आमिर रशीदी साहब, जिनका साफ कहना है कि मुसलमानों को सियासी एतबार से भी उन्हें जो है इसकी नॉलेज होनी चाहिए, इसकी मालूमात होनी चाहिए, तभी जो है मुसलमान आगे बढ़ सकता है। इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स के लिए दिल्ली से मोहम्मद गुफरान आफरीदी। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।